हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का एक तरीके से बेस्ट पॉसिबल चांस है। ठीक है, कि जो एक तरीके से यहाँ पर जो मैं आगे आने वाले जो पीडीएफ में या फिर आने वाली वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं एक तरीके से पूरा फुल लेंथ पेपर को डिस्कस करूंगा और उसमें मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कस करा है, ताकि आप लोग ये पढ़ के जाइएगा तो कम से कम एक आइडिया हो जाएगा और एक तरीके से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी होंगे वो भी साथ ही साथ मैंने कवर करने की कोशिश करी है, ताकि आप लोग सारे एस्पेक्ट को एक बार समझ सकें और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नंबर को ला सकें। ठीक है, तो ये वीडियो जरूर अंत में देखिएगा, अंत तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैंने क्या मैप वर्क भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप लोग ये नहीं है कि भाई अब दो चार क्वेश्चन देखें उसके बाद आप लोग उठ गए, नहीं। पहले यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, एमसीक्यू भी डिस्कस किया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी, वेरी शॉर्ट फिर शॉर्ट आंसर टाइप, और फिर लास्ट में लॉन्ग, और उसके साथ साथ क्या केस बेस्ड स्टडीज, कि केस बेस्ड स्टडीज को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ लास्ट में मैंने मैप को भी डिस्कस करा है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे एक तरीके से आप लोगों का आइडिया बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, तो आई होप सो आप अभी तक आप लोगों का सारा एग्जाम अच्छा गया होगा और आगे अभी जो सोशल साइंस का होने वाला है वो और भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक मैं शुरुआत में ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास रॉलेट एक्ट से है। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था भाई? जहां पर एक तरीके से पर्सनल पाबंदी लगाया गया था हमारे इंडियंस के लोगों को ब्रिटिश के द्वारा, है कि नहीं। इंडियन पर यह लगाया गया था कि कोई भी खुले में एक तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है बिना परमिशन के। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को वहां पर छीना जा रहा था। तो यहाँ पर एक तरीके से बोला जा रहा है, या फ्रीडम ऑफ लिबर्टी को, जो आज़ादी से रहने की बात को छीना जा रहा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ वॉज रॉलेट एक्ट 1919? तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 को। परसीव्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द सिविल लिबर्टी एंड लिबर्टीज बाय द इंडियंस, कि किस तरीके से वो सिविल जो राइट्स था हमारा, एक तरीके से राइट टू लिबर्टी, कि हमें खुल के जीने का अधिकार है, हम लोग मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या एक तरीके से परसीव कर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए तो बिल्कुल नहीं होगा, रिग्रेसिव लेजिस्लेशन इन द फेवर ऑफ मेजॉरिटी इंडियंस, बिल्कुल नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सीवियरली कर्टेलिंग। कर्टेलिंग का मतलब होता है कुछ कम कर देना, कम करना मतलब बहुत, एक सीवियरली कर्टेलिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से बहुत कम कर दिया गया राइट टू पर्सनल लिबर्टी, कि हमारी जो लिबर्टी थी, हमारी जो छूट थी, उसको कम किया था। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था इंडियंस के खिलाफ। क्लियर? यहां तक ये पॉइंट क्लियर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक कर, ताकि आप लोगों को सारा चीज यहाँ पर क्लियर हो जाए। रॉलेट एक्ट बस यहाँ याद रखना है कि 1919 में आया था। अब दूसरा, अब यहाँ पर अंकुर अ रेसिडेंट, देखिए कभी भी क्वेश्चन करो ना तो पहले रीड करो, जल्दीबाजी में क्वेश्चन करने के जल्दबाजी में मत रहो कि भाई जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करने, क्योंकि 3 आवर्स बहुत होते हैं भाई, 3 आवर्स बहुत होते हैं अगर आप लोग शांति से क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो अंकुर अ रेसिडेंट फ्रॉम द राजस्थान डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सब समरसिबल वाटर पैंप। समरसिबल वाटर पैंप होता है जो आप एक तरीके से जमीन के अंदर एक बोरिंग करवाते हैं, वहां से पानी को निकालते हैं। इन हिज हाउस, उसने हाउस में सोचा कि समरसिबल लगवाऊं। ठीक है, कैपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, ताकि ग्राउंड वाटर जो नीचे वाला पानी है उसको ऊपर लाया जा सके फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 250 से 300 मीटर नीचे से लाया जाए पानी ऊपर। दिस प्रैक्टिस of installing a similar pumps is becoming increasingly popular across the state, और ये एक तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है। तो इसमें कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ग्रोइंग द प्रैक्टिस मोर लाइकली लीड्स द नियर फ्यूचर, कि इसमें से ऑप्शन में से कौन सा चीज है जो नियर फ्यूचर में होने वाला है? तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर क्वालिटी,
क्वालिटी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। रिड्यूस इन द मानसून वाटर रिसोर्स, ये इससे तो रिलेटेड ही नहीं है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर बॉर्न डिजीज नहीं करेगा, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज कब होता है, जब पानी को हम लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब पानी से निकलने वाली बीमारी, तो वाटर बॉर्न डिजीज कि वाटर से जो बनने वाली बीमारी होती है उसको हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, तो वो तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो वाटर स्कार्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, इससे क्या होगा, वो जमीन के अंदर से, अब ये जमीन के अंदर से वो पाइप, ये जमीन के अंदर से पानी निकाल रहा है और यहाँ एक पाइप लगाएगा, अब ये नलका से, अब यहाँ से जो पानी वो बहुत वेस्ट होगा, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर होगा, और ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, वाटर की स्कार्सिटी होगी, मतलब वाटर की कमी होगी, क्योंकि वाटर ज्यादा वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप पानी अंदर से निकाल रहे हो, तो आप जहां पर 1 लीटर की जरूरत है वहां पर आप 2 लीटर का इस्तेमाल करोगे, है कि नहीं, और जो कि करते भी लोग हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो 3 होगा, जो हमारा एक तरीके से क्वेश्चन वो क्या है, ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो एंड शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट अक्रॉस द कंट्री, मतलब जो हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट और जो थर्मल एनर्जी है वो अलग अलग जगह पर एक यहाँ पर पॉइंट डाउन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखो साउथ वाले रीजन में है, एक इधर है, एक गुजरात वाले में है, और एक बीच वाले रीजन में है। तो बोला गया यहाँ पर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर द रियल टाइम पॉल्यूशन लेवल, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो यूज किया जाता है वो क्या पॉल्यूशन को रियल टाइम में डिनोट करता है। ठीक है, ये बात बोला गया है। फिर बोला गया एयर क्वालिटी रिप्रेजेंट्स द पुअर एयर क्वालिटी, और अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मार्क्ड ऑन द मैप इज लाइकली टू एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली अ बेटर एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि इसमें से कौन सा जो लाइकली रीजन्स है जहां पर बेटर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन आर जो होगा वो एक तरीके से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आर मतलब क्या, जो हमारा इधर वाला रीजन है, इधर वाला रीजन जो खास करके गोवा वाले रीजन में, गोवा वाले रीजन में जो होगा वो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बेटर होगा। क्यों, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ ज्यादा बेटर होता है, जहां वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम है, तो यहाँ पर वाटर आराम से एक तरीके से अच्छा होगा, तो वाटर अच्छा होगा भाई, तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो आर करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आई होप सो थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, रीना a 28 years old old woman old woman from a marginalized community, एक मार्जिन फैमिली मतलब मिडिल क्लास की फैमिली है उसकी, इज अनएजुकेटेड, वो क्या पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, बट अडेप्ट एट मेकिंग अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, लेकिन उसे हैंडीक्राफ्ट मतलब जो हाथ से बनाने वाली कपड़े वगैरह होते हैं ना, हैंड जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें होती हैं, मतलब हैंड से कुछ भी बनाने वाली, जैसे आप मान लो चेयर्स वगैरह भी बनते हैं कुर्सी वाले, है कि नहीं, तो वो बनाने में माहिर हो गई थी वो। हर फैमिली टॉयल्स हार्ड टू अफोर्ड अ 2 स्क्वायर मील एवरी डे, और उसकी फैमिली क्या एक तरीके से को दिक्कत हो रही है कि 2 वक्त का खाना भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ अकॉर्डिंगली विच डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वुड बी द मोस्ट क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग रीनास एंड हर कीन वेलबींग, तो यहाँ बोला जा रहा है इसमें से कौन सा जो एक ऑब्जेक्टिव है जो कि ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा उसके डेवलपमेंट में, मतलब कौन सा चीज़ उसको डेवलप करने में मदद करेगा। तो हम लोग यहाँ पर एक तरीके से क्या करेंगे, ट्रेनिंग देगा वो, मतलब क्या है, क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रीना एंड अदर आर्टिशियन, क्या कि जो भी जितने भी लोग हैं वो हैंडीक्राफ्ट के काम को कर रहे हैं, उनको अगर ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए, अगर ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आपको बेचना कैसे है, आपको और तेज़ी से कैसे बना सकते हैं, तो अगर उन लोग को ट्रेनिंग देंगे तो हो सकता है और ज़्यादा वो इनकम को क्रिएट कर पाएँ, और ज़्यादा इनकम क्रिएट करेंगे तो वो अपने फैमिली के लिए एक तरीके से अफोर्डेबल चीज़ों को खरीद सकेगा, मतलब एक ऐसी चीज़ें खरीद पाएगी वो, ताकि वो अपनी फैमिली को सही तरीके से पाल पोस सकें। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, इंडियाज ग्रीन एनर्जी गोल हैज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, इंडिया का जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी मतलब क्या, वैसा एनर्जी का इस्तेमाल करना या वैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना जिससे
पोल्यूशन वगैरह को कम किया जा सके, ठीक है, पोल्यूशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ग्रीन एनर्जी जो गोल है वो आज भी हमारे सीरियस प्रॉब्लम है। अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है हमारा है सर्वे कवरिंग 80 किलोमीटर ऑफ पावर लाइन्स अक्रॉस द थार डेजर्ट एंड फाउंड 4 बस्टर्ड्स डेथ। मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ग्रीन एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये दिखाया जा रहा है कि पावर लाइन की वजह से बहुत सारे लोगों को मतलब डेजर्ट वाले में मारे जाते हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। स्पीसीज मतलब वैसा वैसा जानवर या वैसा पक्षी जो कि खत्म होने के कगार पर है ड्यूरिंग अ सिंगल ईयर। तो 5-4 ऐसे ऐसे बस्टर्ड्स हैं जो कि एक तरीके से मारे जा चुके थे उस पावर लाइन की वजह से क्रॉस करने के लिए यूजिंग अ हाई ट्रांसमिशन वायर, क्योंकि ट्रांसमिशन वायर इतना हाई था जिसके वजह से वो लोग पास नहीं कर पाए, वहां पर उनकी मौत हो गई। इंक्लूडिंग सम कनेक्टेड विंड टर्बाइंस, और जो टर्बाइंस है जैसे देखना कि जब राजस्थान वगैरह जाओगे तो उसमें टर्बाइन लगे रहते हैं, वो टर्बाइन घूमता रहता है और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम लोग जनरेट करते हैं। तो जिसकी वजह से ये टर्बाइन घूमता, पक्षी इधर जा रहा है भाई, अब अचानक से वहां टकरा गया तो वो मौत हो जाती है उसकी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि should the installation of such power lines be reconsidered in the area where such species were found। तो बोला जा रहा है क्या उस जगह पर ये सब सारे चीजों को इंस्टॉल करना एक तरीके से रिकंसिडर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यस है तब क्यों और नो है तब क्यों। तो एक तरीके से ये हमारा आंसर यस होगा, है कि ना। यस, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन शुड बी एक्सप्लोर्ड टू मिनिमाइज द रिस्क, बस यस है ना। अब देखो 2 ईयर्स है यहाँ, गोल प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी तो नहीं है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी नहीं। तो यहाँ पर ताकि जो मतलब ऐसे जगह पर लगाओ भाई टर्बाइंस वगैरह जहाँ पर जो मिनिमाइज हो सके, मतलब वहाँ ज़्यादा पंछी जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो मौजूद ना हो। क्लियर। तो आई होप सो 5वां नंबर वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं 6 वाले क्वेश्चन पर। अब 6 वाला क्वेश्चन क्या है भाई, 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो मार्क्ड असर्शन और रीजनिंग। देखो असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन करने का ये तरीका है कि आप लोग सबसे पहले असर्शन पढ़ो और रीजन पढ़ो। आप देखो कि जो दोनों में दिया हुआ है वो दोनों सही है या दोनों गलत है, या फिर ये सही है ये गलत है, या फिर ये गलत है ये सही है। ये 4 चीजें अगर आप लोग कर लोगे, 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज, उसके बाद ही क्वेश्चंस को आप लोग आंसर करना, ठीक है। अब देख लेते हैं दोनों हम लोग असर्शन और रीजनिंग। अब असर्शन और रीजनिंग को 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं पहला, पावर शेयरिंग कैन हेल्प्स टू प्रिवेंट अ कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। ये बोला जा रहा है कि जो पावर है, पावर शेयरिंग जो है, अगर पावर को शेयर किया जा रहा है तो हेल्प्स टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट, क्या वो हमारे सोसाइटी में वो प्रिवेंट कर रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं होना। दूसरा पढ़ लेते हैं, पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द मार्जिनल एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिव। मतलब ये बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग ये इंश्योर करता है क्या कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो सब अच्छे तरीके से हो और मार्जिनल चीज़ें जो भी हो वो एक तरीके से और इंक्लूसिव वे में हम लोग सारे काम को करें। इंक्लूसिव मतलब सब मिलजुल के करें। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोनों ट्रू है कि नहीं, कि आप अगर मान लो पावर को शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप एक बार मान लो कि आप मुखिया बन गए, या फिर आप मान लो कि प्राइम मिनिस्टर बन गए, या फिर आप सीएम बन गए, अब आप ही दादागिरी दिखा रहे हो, तो दादागिरी आप कब तक दिखाओगे भाई, है कि नहीं। उसकी वो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल खराब है, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी हार पक्की है। अब अगर आप सबको साथ में लेकर चल रहे हो, इंक्लूड करके चल रहे हो सोसाइटी को, तो वो हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो हम लोग देख लिए कि भाई दोनों करेक्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं दोनों करेक्ट किस में है। तो हम लोग देख लेते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों है, एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ है, और जो रीजन है वो दोनों इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 7th वाला क्वेश्चन में। 7th क्या है, इन एन इंडियन स्टेट कम्युनिटीज एक्स वाई हैव बीन इंगेज्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर द issues of coexistence and resources sharing. The tension has intensified, leading to the demand of both community for the self administration। मतलब ये बोला जा रहा है कि कम्युनिटी एक्स और वाई है, ठीक है, दोनों एक तरीके से आपस में कॉन्फ्लिक्ट में जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों एक तरीके से आपस में झगड़ लगड़ रहे हैं,
ठीक है, एंड उनके रिसोर्स को शेयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसमें इशू है। तो व्हाट इज द बेस्ट रिजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, कि क्या आप इसमें क्या सजेशन देते हैं जिसकी वजह से उनके चीज़ों का जो एक तरीके से क्या हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, मतलब वो लड़ाई, वो फाइटिंग खत्म हो। तो क्या देंगे भाई, आप देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा डी करेक्ट है, इस्टेब्लिशिंग अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में करा था कि दोनों में पावर को शेयर करने के बारे में उन लोगों को बात सोचना चाहिए। वेयर द बोथ कम्युनिटी हैव रोल इन द डिसीजन मेकिंग, जहां पर उन दोनों जो एक्स कम्युनिटी और वाई कम्युनिटी है दोनों मिलजुल कर कोई एक अच्छा सा फैसला लें और दोनों एक दूसरे में अपने आपस में शेयर कर लें, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगा। क्लियर, तो 7th वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब 8th वाला क्वेश्चन आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है भाई, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेफिनिट इंडिकेटर ऑफ द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अगर देश में डेमोक्रेसी लानी है, मतलब एक तरीके से जहां पर प्रॉपर इलेक्शन वगैरह हो, तो वो कौन सा इंडिकेटर होगा कि वो देश, अगर मान लो कि वो देश अगर डेमोक्रेटिक है या नहीं है, उसको पहचानने का सही तरीका क्या है। तो हम लोग क्या देखेंगे, एक तरीके से इस्टेब्लिश मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपल्स, मतलब जहां पर पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो सरकार या वो जगह एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, मतलब एक तरीके से लोगों को लूटा नहीं जा रहा है, लोगों को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके अधिकार को, और उनको बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, धर्म चुनने का अधिकार, सारी चीजें दी जा रही है। तो वो डेमोक्रेसी का एक मेन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, 9th वाला देयर आर टू स्टेटमेंट, दोनों असेसन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं। 9th वाले फिर से आ गए हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है, मैंने बताया था कि क्या करना है सेशन रीजनिंग में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो क्या है, एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल है प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सही बात है भाई, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो छोटे छोटे ग्रुप के लोग हैं जो आपस में वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो, जैसे 5-10 लोग मिल गए और वहां से वो लोग कमेटी खेल रहे हैं, या फिर मान लो कि वो सब एक तरीके से सारे पैसा जमा करके आपस में ही एक तरीके से पैसा को इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो क्या इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाता है। बिल्कुल राइट है, दे कंट्रीब्यूट अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी। अब बिल्कुल सही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक तरीके से मदद करता है हमारी इकोनॉमी को नीचे से तबके से उठने में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसका जो रीजन है वो भी सही है और दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो ए एंड आर मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, ठीक है, ए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है आर का। ठीक है, आर एक्सप्लेन्स ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, the principal subsidiarity emphasis that a decision should be made by the people who affects by them, promoting decentralization। आपने वर्ड पकड़ लिया, decentralization, efficiency and citizen in the governance with a higher level of authority intervening only when the lower level authorities are unable to address a certain issue effectively। मतलब ये बोला जा रहा है कि क्या इम्फेसिस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल या लेजिस्लेशन इज इन द क्लोज अलाइनमेंट विद द प्रिंसिपल दैट स्टेटेड अबव, कि एक तरीके से अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को कर रहे हैं, दो होता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है भाई, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जहां पर एक आदमी कुछ बोल रहा है और सारे आदमी को सुनना पड़ रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन जहां पर सारे लोगों को सुनकर एक तरीके से डिसीजन को लिया जा रहा है। तो मतलब ये एक तरीके से फेडरल सिस्टम है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में संघवाद का ढांचा है। क्लियर, तो इसमें कौन सा एक तरीके से अलाइन कर रहा है प्रिंसिपल के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अगर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है कि सेंट्रल लेवल ऊपर में पीएम होता है, फिर सीएम होता है, फिर पंचायत लेवल पर काम होता है कि नहीं, स्टेट, फिर क्या है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है पंचायत लेवल पर काम हो रहा है, मतलब क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जा रहा है। आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा। अब 11th वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11th में बोला ग्लोबलाइजेशन इज इंक्रीजिंग, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है हमारे देश में, इंटरकनेक्टनेस
वो भी बढ़ रहा है, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस और कैपिटल और आइडियाज वो भी बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। मतलब अब हम लोग ये नहीं है कि भाई अमेरिका के चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका नहीं जान रहा है। एक तरीके से सारे देश इंटरकनेक्टेड हैं गुड्स एंड सर्विस के मामले में। तो यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट अ ग्लोबलाइजेशन, के कौन सा ग्लोबलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, एन इकाई स्टोर इन अ बैंगलोर सेलिंग अ प्रोडक्ट इन अ चाइना, कि जो इकाई स्टोर है बैंगलोर में वो सेलिंग कर रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, कि चाइना का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है वो इकाई स्टोर बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन गुड्स है वो हम लोग अपने देश में बेच रहे हैं, है कि नहीं, स्टोर लगा के, या फिर वहाँ का जो स्टोर है, वहाँ का कंपनी का जो स्टोर है वो हमारे देश में आके बेच रहा है। तो इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 इंडियन मासेस विलिंगली पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसमें इंडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से भाग लिया था, डिस्पाइट अ चैलेंज फेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक तरीके से बीच में बंद करना पड़ता, उसके बावजूद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों ने भाग लिया। तो अकॉर्डिंगली विच ऑफ द बेस्ट कोट्स रिफ्लेक्ट द आउटलुक, कि क्यों आखिरकार जो लोग थे वो जमा हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब बंद किया गया था तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए थे, उसके बावजूद भी क्यों किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो हमारा ए राइट होगा। ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो बड़ी जीत होती है उसमें इज लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं मतलब गिरेंगे, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है कि अगर हम लोग गिर के फॉल कर कर अगर राइज करते हैं तो वो चीज़ क्या है, बहुत बड़ी बात होती है। कि हम फेल हो गए थे उसके बाद हमने सक्सेस पाया, ये ग्लोरी नहीं है कि हमेशा हम जीतते ही रहें, क्लियर। लेकिन आप अगर गिर के आप उठे हैं और फिर जीते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वही बोला गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों को सक्सेस नहीं मिला, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों को बहुत सक्सेस मिला था, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग दैट एक्सटेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 1886। 1886 में बताया जा रहा है यहाँ पर मैप में कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से बढ़ा घटा, है कि नहीं। तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से कि ये क्या डिनोट कर रहा है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्टेड द पेंटिंग सिम्स कॉन्फ्लिक्टिंग व्हेन प्रेजेंटेड टुगेदर। जब सारी चीज़ों को साथ में जोड़कर देखा जा रहा है, ये देखो राजा रजवाड़े, कुछ यहाँ पर किसानों को मारा पीटा जा रहा है, तो वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। तो हम ये इसमें एक ही चीज़ डिपिक्ट कर रहा है, क्या द वर्ड फ्रीडम एंड फर्टिनिटी रिटन एट द टॉप ऑफ द एटलस। जो फ्रीडम और फर्टिनिटी दिया हुआ है, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, फ्रीडम फर्टिनिटी वगैरह लिखा हुआ है। एटलस डिपिक्टिंग अ ह्यूमन लेबर होल्डिंग द वर्ल्ड अपॉन हिज सोल्जर, कि जो ह्यूमन जो लेबर है वो पूरे देश को एक तरीके से अपने कंधों पर लेके चल रहा है, ठीक है। तो आई होप सो इसको थोड़ा बड़ा करके देखिएगा तो दिख जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, यहाँ भी एसेशन और रीजनिंग आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया द डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज वेर फंडामेंटली ऑल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ पेंटिंग। सिंपल सी बात है, क्या बोला गया कि पेंटिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोग को नॉलेज मिलता है। पेंटिंग जो पुरानी पुरानी पेंटिंग है उसकी वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से एप्लीकेशन करता है। तो प्रिंटिंग इनेबल्स इंटेलेक्चुअल टू प्रोड्यूस कमेंट ऑन इवेल्युएट टेक्स्ट, बिल्कुल, एंड विच स्प्रेड एन आइडिया अक्रॉस द यूरोप, कि पेंटिंग की वजह से ही आइडिया जो हुआ था वो यूरोप में एक तरीके से फैला था। तो हमारा ये ऑप्शन राइट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, क्योंकि पेंटिंग एक मेन वजह था जिसकी वजह से यूरोप में लोगों को आइडियाज़ क्रिएट हुआ कि किस तरीके से हम लोगों को फ्रीडम पाना है और किस तरीके से एक तरीके से नेशनैलिटी का फीलिंग जनरेट हुआ था पूरे यूरोप में। 15th क्वेश्चन क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू द इमरजेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फैक्टर, कौन सा इसमें प्राइमरी फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज जनरेट हो सेम लेवल इंडिया में। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे भाई, हमारा ऑप्शन होगा सी होगा, क्या होगा, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल। लिंग्विस्टिक एंड रीजनल हमारे देश में इसलिए एक ही जगह पर सेम लेवल इंडिया में अलग अलग पार्टी बन जाती है, एक लिंग्विस्टिक के आधार पर बन गया, एक रीजनल डाइवर्सिटी के आधार पर। देखो साउथ में अलग अलग पार्टियां हैं, नॉर्थ में अलग अलग पार्टी हैं, देखो बहुत सारी पार्टियां बन जाती हैं।
तो वो किसकी वजह से, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पर, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, रीजन मतलब रीजनल डाइवर्सिटी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डिसीजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड पोटेंशियली सर्व सच अ ट्रेड बैरियर, कि कौन सा पॉलिसी अगर डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी भारत की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ट्रेड बैरियर को एक तरीके से और भी आगे ले जाया जाए। तो इम्प्लीमेंटिंग हायर टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट, कि जो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़, अमेरिका से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें टैक्स बढ़ाया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तरीके से ट्रेड बैरियर होगा, और जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा गुड्स बाहर बेच पाएंगे और कम गुड्स हम लोग बाहर से अंदर ला पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारी चीज़ें सस्ती होंगी, तो हमारी चीज़ें सस्ती होंगी तो हमारे चीज़ों को लोग ज़्यादा खरीद पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कार्टून को देखिए, जो कि क्रिएट किया गया है नीलम बैनर्जी के द्वारा। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको कार्टून दे दिया जाएगा और उसका नाम पूछ लिया जाएगा, तो नीलम बैनर्जी द रिनोन्ड इंडियन कार्टूनिस्ट, जिसमें क्या बताया गया है, कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट, इसमें कार्टून में क्या बताया, एक आराम से सोया हुआ है, ओ सी डजंट वर्क, सी इज अ हाउस वाइफ, क्या वो हाउस वाइफ है, देखो वो जो कार से जा रहा बंदा बोल रहा है कि देखो भाई वो तो कोई काम ही नहीं कर रही है, वो हाउस वाइफ है, तो मतलब हाउस वाइफ को काम समझा ही नहीं जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया। एक तरीके से ये आदमी जो है वो आराम फरमा रहा है, पूरा मजे ले रहा है, और जो वुमेन्स है वो बच्चे को संभाल रही है, पानी भी ले रही है, एक तरीके से पानी भी ले जा रही है, तो वो सब तरीके से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को दर्शा रहा है कि नहीं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर को दर्शा रहा है। क्लियर। 18th वाले, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो हाईलाइट द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द 3 सेक्टर, कि तीनों सेक्टर में परसेंटेज बताइए ना, परसेंटेज दिया हुआ है इकोनॉमी। अब इसमें बोला गया है कि विथ ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग द सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन इंडियन ग्लोबल लीडरशिप इन फ्यूचर, कि आने वाले समय में 2040 में, ये हाइपोथेटिकल फिगर 2040 में, ये हाइपोथेटिकल फिगर मतलब 2040 में क्या होगा, अभी क्या है और 2040 में क्या सिनेरियो होगा। 3 सिनेरियो दिया गया है कि मान लो अभी प्राइमरी सेक्टर में लोग जो हैं 44% काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कौन होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कौन होता है, जो इंडस्ट्री में वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, जो बैंक वगैरह में काम करते हैं, वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आ गया। तो अभी 25% जो वर्कर है वो कहाँ काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, 31% टर्सरी सेक्टर में। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2024 में क्या होगा। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि बिगेस्ट इंपैक्ट ऑन इंडिया ग्लोबल सिनेरियो इन द फ्यूचर क्या होगा, बिगेस्ट इंपैक्ट क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3, आइदर 1 और 3 मतलब या तो ये वाला, देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, एग्रीकल्चर तो बढ़ेगा नहीं, वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा क्या भाई, तो एक तरीके से हमारा ये देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर कम होगा, एग्रीकल्चर यहाँ भी कम होगा, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर लोग जो है खेती कम करना शुरू करेंगे और लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे। तो यही चीज़ देखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर क्या कर दिया, 60% के एग्रीकल्चर लोग ज़्यादा करना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं, आज के सिनेरियो से तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखो 1947 में अगर देखो तो 80% लोग जो खेती करते थे अब 44% पर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान देके चलना है। अब 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, 19th और 20th देख लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग होगा नेक्स्ट वीडियो में वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर देखेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद वाले में केस बेस्ड स्टडीज और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर, है कि नहीं, ताकि आप लोग को 3 वीडियो हो जाए, तीनों वीडियो में आप सही तरीके से आप लोग देख पाएँ। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द टेबल, जो टेबल में दिया हुआ था, विच लाइकली टू बी करेक्ट द इन सिनेरियो 1, तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी, इन सिनेरियो 1 एंड 3 मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि 1 और 3 जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल क्रिएटेड इन अ सेकेंडरी सेक्टर, कि ज़्यादा लोग, अब हमारा देखो इंडिया में क्या चल रहा है, मेड इन इंडिया चल रहा है, तो मेड इन इंडिया के तहत क्या हो रहा है कि एक तरीके से हमारा ये दोनों सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 3 वाला। इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि क्या अगर कोई डेमोक्रेसी में
कोई जो लोग चुनकर आता है वो क्या डिस्क्राइब करता है एक तरीके से भारत में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हम लोग एक तरीके से इसमें क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा हुआ करेक्ट। दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, क्या होता है, अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड मेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी में जो लोग को हम लोग चुनते हैं वो एक तरीके से अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब लोगों के लिए काम करता हुआ होना चाहिए और डिसीजन लेगा उनके बिहाफ में, ताकि संविधान में जो भी पॉलिसीज या जो भी कुछ बनाया जाए वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। ये अभी पूरा एमसीक्यूज हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस करें, उसमें मैंने ऑल टुगेदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई, क्योंकि ये सब अगर आप एक बार देख लोगे ना तो थोड़ा सा आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर और केस बेस्ड स्टडीज बहुत जल्द आएगा आप लोगों के एग्जाम से पहले, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।